नमो नमः। इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि शर्मा आपके लिए आज एक नया विषय लेकर के आया हूं, जो है छठी कक्षा की पुस्तक रुचिरा भाग 1 का चौथा पाठ, जिसका नाम है विद्यालयः। अब पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें पाठ का परिचय प्राप्त करना होगा। पाठ का परिचय यह है कि इस पाठ के अंतर्गत आपको छोटे छोटे संस्कृत के वाक्यों के माध्यम से विद्यालय नामक स्थान का परिचय दिया गया है। अब आशा कि हम लोग सभी विद्यालय के बारे में पहले से जानते हैं, तो उन्हीं बातों को फिर से इस पाठ में संस्कृत वाक्यों के माध्यम से दोहराया गया है। दूसरा उद्देश्य इस पाठ का यह है कि इस पाठ के माध्यम से लघु लघु वाक्यों का निर्माण भी हमें सिखाया जा रहा है कि यदि कोई विषय आपको दिया जाए तो उस पर आपको वाक्य लिखने हैं, 10 वाक्य लिखने हैं, विषय का वर्णन करना है, या कोई चित्र दिया है उसका वर्णन करना है, तो उसको वर्णन किस प्रकार करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है कि आप उन लघु लघु वाक्यों के माध्यम से किसी भी विषय पर वाक्य बना सकते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार यहाँ पर विद्यालय का वर्णन किया गया है और उनकी सहायता से हम अन्य विषय पर वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं पाठ की ओर कि क्या बताया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि विद्यालय के बारे में बताया गया, तो हम सबसे पहले इसका करेंगे शुद्ध उच्चारण। वाचन मैं करूँगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और सुनने के पश्चात पुनः दूसरी बार आप मेरे साथ अपनी पुस्तक में अथवा वीडियो में लिखे हुए वाक्यों को पढ़ेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एषः विद्यालयः, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। फिर से एक बार हम उच्चारण करेंगे। एषः विद्यालयः, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। बहुत सुंदर। अब आप देखें यहाँ पर अर्थ देखेंगे हम कि एषः विद्यालयः। एषः ये शब्द आपका परिचित है, क्योंकि आपने शब्द परिचय पाठ जो प्रथम पाठ हमारी पुस्तक का, उसके अंतर्गत इसको देखा होगा, इसको समझा होगा, सुना होगा। तो एषः का तात्पर्य है यह, और विद्यालयः का तात्पर्य विद्यालय। यह विद्यालय है। ये छोटा सा वाक्य है, देखिएगा। अब इस जगह पर आप लिख सकते हैं एषः श्यामपट्टः, एषः आपणः, एषः शिक्षकः। तो इस प्रकार आप लघु लघु वाक्य बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इन शब्दों के पीछे पे 2 बिंदियां लगी हैं। उन 2 बिंदियों को संस्कृत में कहा जाता है विसर्ग, और जिसका उच्चारण होता है अह। फिर से सुनेंगे, उच्चारण कैसा होगा? अह। अर्थात किसी भी सामान्य शब्द के पीछे यदि 2 बिंदियां लगी हैं तो सामान्य शब्द का पूरा उच्चारण करने के बाद अंतिम स्वर के साथ हमें अह का उच्चारण करना होगा। जैसे यहाँ पर एष शब्द लिखा है, विद्यालय शब्द लिखा है, परंतु पीछे 2 बिंदी लगी होने की वजह से हम इसका उच्चारण करते हैं एषः विद्यालयः। अंत में अह है तो हमने अह बोला। इसी प्रकार आगे समझेंगे। तो यह विद्यालय है। अत्र माने यहाँ पर, कहाँ पर? विद्यालय में। इस विद्यालय में छात्राः, यह छात्र शब्द आपने बालक शब्द पढ़े होंगे, समझे होंगे, याद किए होंगे। तो छात्र शब्द भी बालक के समान ही चलता है। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। तो छात्राः माने बहुत सारे विद्यार्थी। अब चूंकि स्त्रीलिंग में भी छात्रा शब्द का भी बहुवचन यही बनता है, छात्रा, छात्रे, छात्राः, जो कि बालिका के समान चलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर विद्यार्थी हम कहेंगे जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों आ जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हैं। और शिक्षकाः, यह शिक्षक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। यह भी पुल्लिंग में बालक के समान ही चलता है। तो इसका अभ्यास अवश्य करें। आगे है शिक्षिकाः, यह बालिका के समान रूप चलेगा। यह भी प्रथमा का बहुवचन है, अर्थात बहुत सारी अध्यापिकाएं। तो बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारी शिक्षिकाएं, च अर्थात और, संति माने हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इस विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे अध्यापक और बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं। ये इसका अर्थ है। आशा है आप समझ गए होंगे। आपसे निवेदन है कि इनके साथ साथ आप किसी अन्य विषय पर एक वर्णन करने का प्रयास करें और लिंक का ध्यान रखें। त्रुटि होती है कोई बात नहीं, एक बार होगी दूसरी बार सुधार होगा।
आइए इनके पदार्थ को जानते हैं। एषः, एषः का अर्थ है यह, अत्र तात्पर्य यहाँ, छात्रः का अर्थ है विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाते हैं। शिक्षकः का अर्थ है अध्यापकः, शिक्षिका अर्थात अध्यापिका, च और मतलब है और संति का अर्थ है। तो इस प्रकार ये पद्य पूरा होता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट के पास, अर्थात व्याकरणांश देखेंगे हम इसका। तो एषः, एषः शब्द है यह एतत् शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। ये आपके अभी तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिचय आपको प्रदान किया जा रहा है। अत्र एक अव्यय है। अब प्रश्न ये है कि अव्यय क्या है। अव्यय कहा जाता है जिन शब्दों के, जैसे हमने बालक बालिका शब्द पढ़े, पुष्प शब्द पढ़े, तो उनको हम जब रूप चलाते हैं तो प्रत्येक विभक्ति प्रत्येक वचन में उसका परिवर्तन होता है, चेंज होता है, और इसी प्रकार स्त्रीलिंग में चेंज होता है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो अत्र भी एक अव्यय है, इसका उपयोग कहीं भी कीजिए वो ऐसा ही रहेगा। आगे छात्राः, यह छात्रा शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, और ये छात्र शब्द का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। दोनों के बहुवचन में यही रूप बनता है। च इसका अर्थ था और ये भी अव्यय है। संति, यह अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जैसा कि आपने अन्य धातुएं पढ़ी होंगी, खाद या चर धातु, तो उसमें भी आप देखते हैं चरति चरतः चरंती, यहाँ पर अस्तिस्तः संति, इस प्रकार इस धातु का रूप बनेगा, तो ये बहुवचन का रूप है। तो आइए अब वाक्यों को एक सरल वाक्य के रूप में समझते हैं, पद्यांश गद्यांश को। यह विद्यालय है, यहाँ विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो ये इसका अर्थ था। चलते हैं आगे पाठ की ओर। अब आ गए हम स्त्रीलिंग में। पहले हमने बात जो की थी वो पुल्लिंग की थी, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यहाँ पर भी आपको मेरे साथ या मेरे बाद में उच्चारण करने का प्रयास करना है, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। तो एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। फिर से एक बार सुने और उच्चारण करने का प्रयास करें, शुद्ध उच्चारण करना है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। तो आइए इसके अर्थ को जानते हैं कि एषा का तात्पर्य, एषा का तात्पर्य है यह। इस शब्द को आपने हमारे पुस्तक के द्वितीय पाठ में देखा होगा, शब्द परिचय में, जहाँ स्त्रीलिंग के शब्दों को बताया गया है। इसका भी अर्थ होता है पास में, यह जो आपके निकट में विद्यमान है, जो स्त्री है, स्त्रीलिंग है, अर्थात बालिका है, महिला है, या कोई भी स्त्रीलिंग वस्तु है, तो उसके लिए हम एषा का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर एषा का प्रयोग किया। तो एषा संगणक, संगणक कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को संस्कृत में कहा जाता है संगणक। तो संगणक यंत्र माने कंप्यूटर प्रयोगशाला अस्ति, प्रयोगशाला है, लैब, प्रयोगशाला का तात्पर्य होता है लेबोरेटरी यानी लैब। तो ये कंप्यूटर लैब है, जिसका चित्र आपके सामने दिया गया है। यह एक कंप्यूटर की लैब है। और एतानी, अब यहाँ देखिएगा नपुंसकलिंग शब्द है, जो कि हमने तीसरे पाठ में देखा था शब्द परिचय में। एतानी संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि माने यह सब, संगणक अर्थात कंप्यूटर, संगणक यंत्राणि माने कंप्यूटर, सन्ति माने है। तो ये सब कंप्यूटर हैं। तो आप फिर से एक एक शब्द को देखेंगे हम। एषा, यह भी एतत् शब्द का रूप था। यहाँ पर भी एक वचन होने की वजह से, क्योंकि प्रयोगशाला एक है, इसलिए हमने यहाँ पे एषा का प्रयोग किया। और नीचे आप देखेंगे एतानी, चूँकि कंप्यूटर जो कि संगणक यंत्र है वो बहुत सारे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया। इसको आप उस तरीके से बालक और पुष्प के साथ भी समझ सकते हैं, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो एतत् एते एतानि, इस प्रकार इसके रूप बनेंगे। तो देखेंगे तो यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लैब है, और यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर हैं। अब इनके पदार्थ को जानते हैं, शब्दों को जानते हैं। एषा इसका अर्थ है यह, संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को, प्रयोगशाला कहा जाता है लैब को, अस्ति का तात्पर्य है, और एतानी माने ये सब,
संति का तात्पर्य है। तो ये था। आइए कुछ इसके व्याकरणांशों को जानते हैं। एतत् शब्द है वह, ऐसा जो है वह एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। एतानी उसी एतत् शब्द का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, जो कि द्वितीय में भी बनता है लेकिन यहाँ प्रथमा है। और अस्ति में अस धातु, आपने पहले भी संति के बारे में जाना था, यहाँ पर एक वचन का रूप है इसलिए अस्ति है। तो अस्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्यारे बच्चों, आपने लकार तो पढ़े ही होंगे, लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अस धातु है, मैंने आपको पहले ही बताया, अस्ति स्तः संति। तो यहाँ पर अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आइए सरलार्थ जानते हैं। जो वाक्य हमने पढ़े उनको वाक्यों के रूप में समझते हैं कि यह कंप्यूटर लैब है और ये सब कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो आशा है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। अब हम चलें उद्यान की ओर, कि विद्यालय में एक उद्यान भी होता है। तो उद्यान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि एतत्, इसका भी आपको साथ में या सुनने के बाद में देख करके शुद्ध उच्चारण, एक एक अक्षर को आप ठीक से देखें और उसका उच्चारण करें, जिससे कि आपकी उच्चारण में शुद्धि आ जाएगी। तो एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। आइए अर्थ जानते हैं। एक बार फिर से हम इसको उच्चारण करेंगे, आप फिर से देखिएगा। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। अर्थ जानते हैं कि एतत् माने यह, अभी जो हमने एतानी देखा था वो इसी का बहुवचन का रूप था। एतत् माने यह, अस्माकम, अस्माकम का तात्पर्य होता है हमारा। मम मतलब मेरा, अस्माकम मतलब हमारा। तो एतत् अस्माकम, यह हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय के या विद्यालय का, षष्ठी विभक्ति का रूप है, बालक के समान चलते हैं इसके रूप, कि यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, अर्थात बगीचा है, बाग है, गार्डन है। उद्याने, अब बताया जा रहा है, देखिए उद्यान में क्या है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। पुष्प शब्द आपने सभी ने याद कर रखा है, तो आप जानते हैं ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं, बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम माने हम सब, वयम माने हम सब, अत्र माने क्या बताया था आपको मैंने पहले, यहाँ, गुड, यहाँ पर क्रीडामः पठामः च। क्रीडामः का तात्पर्य होता है खेलते हैं, हम खेलते हैं। आपने लट लकार पर याद किया होगा, तो उसका उत्तम पुरुष में ये रूप बनता है क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। तो ये उसी का रूप है, आप उससे मैच करें। यदि आपने चर धातु याद की है तो लट लकार में आप क्रीड धातु के रूप बनाने का प्रयास करें, पठ धातु के रूप बनाने का प्रयास करें, आप बना पाएंगे। क्योंकि आपको एक आता है तो आप दूसरा आराम से बना सकते हैं। तो अत्र क्रीडामः अर्थात खेलते हैं, हम सब यहाँ पर खेलते हैं। पठामः च, और पढ़ते हैं। कि ये हमारे विद्यालय का उद्यान है और यहाँ पर बहुत सारे पुष्प हैं और हम यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया था। आइए हम इनके कुछ पदों को जानते हैं। एतत्, इसका अर्थ है यह। अस्माकम का तात्पर्य है हमारे या हमारा। उद्यानम का तात्पर्य बगीचा। पुष्पाणि अर्थात फूल। वयम अर्थात हम सब। क्रीडामः खेलते हैं। पठामः पढ़ते हैं। आइए इसके कुछ व्याकरणांशों को जानेंगे हम। यहाँ पर देखिएगा एतत् शब्द जो कि आपको पहले ही बताया गया था वो बहुवचन का रूप था, ये उसी विभक्ति का एक वचन का रूप है। विद्यालयस्य, यह विद्यालय शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। बच्चों यहाँ बालक शब्द के समान विद्यालय के रूप चलेंगे। बालक का भी बालकस्य षष्ठी विभक्ति में बनता है, जो कि आपने देखा होगा, उसी के समान विद्यालय के चलते हैं। तो आप अवश्य प्रयास करें कि बालक को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के रूप चलाने का प्रयास करें।
उद्याने, यहाँ पर उद्यान शब्द है, ये पुष्प के समान चलता है। उद्यान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थ है उद्यान में। पुष्पाणि, ये तो आप परिचित हैं इससे, तो यह है पुष्प शब्द का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, पर लेकिन पाठ के अंदर यह द्वितीय विभक्ति का रूप दिया गया है। क्रीडामः, यहाँ पर क्रीड धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। आपने जो भी धातु याद की आप उससे इससे मिला करके देख सकते हैं कि आपके भी उस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप इसी प्रकार का बनता है, तो आप इस धातु से भी लट लकार के रूप बनाने का प्रयास अवश्य करें, जिससे कि आपको एकदम साफ क्लियर हो जाए कि किस प्रकार रूप बनाए जाते हैं और गलतियों की संभावनाएं कम होगी। इसी प्रकार देखेंगे पठामह, यहाँ पर भी पठ धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, जो चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं उनका अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। इसका अर्थ देखेंगे हम कि यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, बगीचे में फूल हैं और हम यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। यही इसके माध्यम से बताया गया है। अगली वीडियो में आपको इसके अगले अंश के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।